आज पत्रकार परिषद में आप लोगों ने ये मुद्दा तो रखा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे आगे? अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे कि काफ़ी सालों से मुसलमान आरक्षण पे काफ़ी एनजीओ ये मुद्दा रखते हुए आई हुई है और हमने ये सोचा कि ये सारे एनजीओज़ को साथ में लेकर एक आवाज़ बने और इस बार गवर्नमेंट के कान पे ये बात जानी चाहिए कि आप जो भी अपनी मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण की बात करता है मुसलमान उसको वोट करे, फिर बाद में आके मुसलमानों को ये ना कहे कि हम वोट जिहाद किए। मुसलमान उसी को वोट करेगा जो उसके बारे में सोचेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम आरक्षण अपनी मैनिफेस्टो में रखेगी मुसलमान उसी को वोट करने जाएगा। अभी अधिवेशन भी चल रहा है, वर्षाकालीन अधिवेशन चल रहा है, आप लोग अपनी बात, अपना रिजर्वेशन की बात किस तरह पहुंचाएंगे? अभी देखिए, हम ये जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद माननीय गवर्नर साहब के पास हम एक डेलीगेशन लेके जाने वाले, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास एक डेलीगेशन जाएगी, ये प्रस्ताव रखेंगे। अगर उन पे हमारी देखना है कि उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो हम इसको ये पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करने जा रहे हैं। सर क्या दिक्कत है, कौन सी पार्टी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। नॉन कोऑपरेशन, गवर्नमेंट को कोई कोऑपरेशन नहीं रहेगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने वाले हैं हम। सर आज की जो पत्रकार परिषद है यहाँ, इसमें कहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं वो बताइए, थोड़ी जानकारी। नांदेड़ से आए, औरंगाबाद से आए और नासिक से आए, नंदुरबार से आए, बुल्ढाना से आए, ऐसे औरंगाबाद से आए, लातूर से आए, मुख्तलिफ जिले से आए। 16 लोग आए हैं, अभी और 20 लोग आने के बाकी है। तो हमने अभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कॉल की है। इसके बाद में एक एक जगह, एक एक ज़िले में जाएंगे और वहाँ तमाम लोगों से बात करेंगे, प्रोफेशनल लोगों से बात करेंगे, मस्जिद के इमामों से बात करेंगे, सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद में अगर हमारी बात को नहीं मानती सरकार तो हम रास्ते पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। 5% आरक्षण मिलना चाहिए, जिसको चैलेंज किया गया था हाईकोर्ट में। उस हाईकोर्ट में मराठा को रिजेक्शन मिला और मुस्लिम आरक्षण को माननीय हाईकोर्ट ने वो मान्यता दी और मान्यता देने के बाद गवर्नमेंट बदली और नई गवर्नमेंट ने उसका अमल बजावनी नहीं की। वो बात ठंडे बक्से में चला गया और आज बात ये इसलिए उठी है कि जिस गवर्नमेंट ने उसको अपोज की थी, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको अपोज की थी, आज वो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ में मिलकर वहाँ के मुसलमानों को 4% आरक्षण दे रही है। जब बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ मिलकर 4% आरक्षण दे सकती है तो महाराष्ट्र के मुसलमानों ने क्या गुनाह किया है, ये मैं महाराष्ट्र के गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के गवर्नमेंट को आप वहाँ के मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं तो मुसलमान महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी आप आरक्षण दें। तो इसके खिलाफ में क्या आप कुछ आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं या कुछ दूसरा रास्ता क्या करोगे? देखिए, इसके खिलाफ हमने पिछले भी नागपुर सदन में भी असेंबली के टाइम पे हमने आंदोलन किया था, जब भी वहाँ पर एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार ने हमको आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे पे हम बैठ के चर्चा करेंगे और इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लेकिन 1 साल बीत गया, इस पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो ढीली बरताई गई है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब हम चाह रहे हैं कि अगर हमारी बातें मांगे नहीं मानी गई तो हम रास्ते पे उतर के आंदोलन करेंगे महाराष्ट्र के हर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि मुसलमान आरक्षण जो 5% हाई कोर्ट ने मान्य किया था, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट ने उसमें अमल बजावनी नहीं की। और जो पिछले साल जब हमने आंदोलन किया था, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार से हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था हम मुसलमान आरक्षण देने में तैयार है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी मान्यता नहीं है, बीजेपी की मान्यता नहीं है मुसलमान आरक्षण देने की। वो बात रह गई पिछले साल में। आप देखेंगे लोकसभा इलेक्शन हुआ और बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी गवर्नमेंट के साथ चंद्रबाबू नायडू के साथ में मिलकर सरकार बनाई है, उनका सपोर्ट लिए और एक स्टेट आंध्र प्रदेश मुसलमानों को 4% आरक्षण दे सकता है। जब आंध्र प्रदेश मुसलमानों को आरक्षण दे सकता है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुसलमानों को, यहाँ की मुसलमानों को क्यों नहीं दे सकती? तो हमारा डिमांड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मुसलमान को 5% आरक्षण जल्द से जल्द दिया। सारंग जी, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, फिलहाल अभी भी ओबीसी एससी एसटी में से जो कुछ प्रजाति है तो आरक्षण मिल रहा है। नहीं, देखेंगे हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड मांग रहे हैं। मुसलमान हम जो आरक्षण मांग रहे हैं, आज देखेंगे सारे रिलीजन जो है मजहब में मुसलमान बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। आर्थिक स्थिति मुसलमान की सबसे पिछड़ी है, उस आधार पे हम आरक्षण मांगते हैं। आप कह रहे स्थिति है, मिलकर इतने डाटा आपके पास ईडी है कि सरकार के पास है, आपके पास या संदर्भातलं स्पष्ट मत असं आहे
की महमूदुर रहमान कमिटीच्या आधारावरती तत्कालिक हायकोर्टानं मुस्लिम आरक्षणाला मान्यता दिली होती. त्याच वेळेस मराठा आरक्षणाला नकार दिला होता. पण मुस्लिम समाजाला दिलेलं आरक्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढून तो रद्दबातल केला आणि ज्या समाजाला आरक्षण कोर्ट नाही म्हणत होतं त्याच्यासाठी परत डेटा कलेक्ट केलं. आमचं असं म्हणणं आहे, जर डेटा नसता तर हायकोर्टानं ते मान्य केलं असतं का? पहिला प्रश्न. ज्या अर्थी हायकोर्टानं मान्य केलं त्या अर्थी ते आरक्षण आम्हाला कायदेसंमत आणि संविधान संमत आहे अशी आमची धारणा आहे आणि म्हणून आम्ही त्या आरक्षणाची मागणी करत आहोत. हम जो आज ये मुंबई से इसको शुरू किए हैं, तमाम महाराष्ट्र के कुछ जिले के लोगों को या जिम्मेदारों को यहाँ बुलाया है. इसके बाद हम महाराष्ट्र के तमाम ज़िले के अंदर तमाम लोगों को मिलकर तमाम लोगों से बात करके उसके बाद हम गवर्नर के पास जाकर गवर्नर से बात करके चीफ मिनिस्टर से बात करने वाले. हमारा स्पष्ट बात ये है, हम किसी के आलाकार नहीं बनेंगे. इस बार का असेंबली इलेक्शन जो हमारे मुद्दे के लिए काम करेंगे उन्हीं को हम वोट देंगे, चाहे कोई भी हो. कोई भी पार्टी हो, हमको परहेज नहीं है. जो हमारे मुद्दे के लिए काम करेंगे, जो डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे उसी पार्टी को वोट देंगे. अगर हमें 5% जो हाईकोर्ट ने जो मान्यता दी, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिला तो हम रास्ते पर आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे. उसकी जिम्मेदार इस हुकूमत पर होगी. क्या आप नहीं समझते हो कि अगर मुसलमानों को तालीम नहीं मिलेगा तो मुस्लिम बच्चे क्या बनेंगे? क्या आप ये नहीं समझते कि एंटी सोशल एलिमेंट्स क्यों पैदा होता है? तालीम बहुत ज़रूरी है, शिक्षण चाहिए. उस शिक्षण की मांग हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी उतना ही हक है जितना इस मुल्क के दूसरे लोगों को शिक्षण मिलनी चाहिए. कि आपने कहा था कि तेलंगाना में जब 4% आरक्षण मिल रहा है तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र में कितने % आरक्षण की मांग करते हो? नहीं, यहाँ पर तो ऑलरेडी 5% आरक्षण मान्य हाईकोर्ट ने दिया हुआ है. दिया नहीं है ना. नहीं, उसको किसी गवर्नमेंट ने अमलबजावनी नहीं की है. हाँ. उसको सिर्फ वो जो GR जो गवर्नमेंट का हुआ था वही GR को इम्प्लीमेंट करना है. इसमें नई कोई चीज़ नहीं करनी. ऑलरेडी GR है, 5% दिया हुआ है. पिछले कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट ने दिया था. उसके बाद शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अमलबजावनी नहीं की. वही GR को इम्प्लीमेंट करना है. हम कोई नई बात नहीं बोल रहे. तो वो चीज़ हो चुकी है, कोई बात नहीं. तो क्यों 5% ही? जबकि अदर स्टेट में 7 से 10% आरक्षण दिया जा रहा है. नहीं, हमारी मांग जो है 5% जो आरक्षण मान्य हाईकोर्ट ने दिया वही मांग है. हमारी वो मांग पूरी हो जाए तो उससे संतुष्ट है. अकबर भाई, बात ऐसी है कि हमको जो है हमारा हक तो ये है कि जितना हमारा परसेंटेज महाराष्ट्र में उतना हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए. लेकिन उसको चैलेंज किया गया. उसके बाद हमारे न्यायाधीश ने, कोर्ट ने इस बात को मान्यता दी कि मुसलमानों को 5% का रिजर्वेशन शिक्षण में देना चाहिए. जब शिक्षण में देना चाहिए तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्या हम इस मुल्क के नहीं हैं? क्या हमारा हक एजुकेशन में नहीं है? क्या हमारा राइट हमारे बच्चों को तालीम हासिल करने का हक नहीं है? इसके खिलाफ में आप हुकूमत इस विधानसभा से पहले इस चीज़ को रिलीज कर देगी, इस चीज़ के लिए एग्री हो जाएगी? देखिए, एनडीए पे प्रेशर डालने का काम हम एनजीओज ही कर सकते हैं और उसी की तैयारी चल रही है. अब तक के 19 से 71 से लेकर अब तक करीबन 6 कमीशन इस पे काम कर चुकी है. उनकी फाइंडिंग्स आ चुकी है. उसके बाद भी अगर प्रशासन जो है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं नीयत पे सवाल आता है. उसी नीयत को जो है हमें आवाज़ देना होगा. हमें कैसे भी प्रेशर बनाना होगा. सारे एनजीओज को मिलकर ये एनजीओज ही इस काम को कर सकती है. क्या इसके खिलाफ में कुछ आंदोलन किया जाएगा? चंद्रबाबू नायडू ने जो है एक एग्जाम्पल सेट किया है बाकी स्टेट्स के लिए, तो महाराष्ट्र में भी आने वाले वक्त में इस तरीके के कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं. कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी 4% रिजर्वेशन वहाँ के मुसलमानों को दिए. नहीं सर, अलायंस पार्टनर एनडीए के साथ है ना, इसलिए मैं ये सवाल वही पॉपुलर उसको कैंसिल नहीं किया है. बीजेपी गवर्नमेंट में भी कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिला है. तो यहाँ देने में क्या परहेज है? क्या यहाँ पे उसके खिलाफ में कुछ आंदोलन किया जाएगा? कहीं अगर हमको नहीं मिलता है तो हम रास्ते पर आने के लिए तैयार हैं.
जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल उतरेंगे और वुमेन्स भी, औरतें भी हमारी जो है इस रास्ते पर उतरने वाली हैं। अभी देखिए आप लोग सब चैनल वाले, पूरा अधिवेशन चालू है। अधिवेशन के अंदर हम लोग प्रेस नोट दे रहे हैं। अभी ये प्रेस नोट दे रहे हैं, इसको मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को हम लोग ये प्रेस नोट दे रहे हैं। इनको 2-4 दिन का वक्त भी देंगे कि आप अधिवेशन के अंदर इसका डिस्कशन लो, इसकी बात निकालो। अगर नहीं निकालते हैं तो हम जो महाराष्ट्र के मुसलमान मूल निवासी हैं, लोग किस तरह अधिवेशन में और सरकार से बात अपनी जबान पे लाने का ये हम लोग जानते हैं। गवर्नर से मिलने के बाद हम गवर्नर से भी मिलेंगे और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर से भी मिलेंगे और सारे पार्टियों से हम जाकर मिलने वाले। हमें कोई पार्टी, बीजेपी हो, शिवसेना हो, शिंदे हो, एनसीपी हो, शरद पवार हो, कांग्रेस हो, किसी के गुलाम हम नहीं बनेंगे। जो हमारे मुद्दे पे बात करेंगे वही पार्टी हमारे वोट की हकदार है। महाराष्ट्र के बहुत सारे एनजीओ यहाँ पर जमा हुई है और सबकी डिमांड सरकार को ये है कि 5% जो कोर्ट ने मान्यता दी है उसके अंदर अमल होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, मुसलमान को आरक्षण अगर मिलता है तो जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमानों के अंदर, जो आगे नहीं आ पा रहा है, वो हिंदुस्तान के और तरक्की याफ्ता जो लोग हैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल सकता है। देखिए, जब तक सारे लोग तरक्की अगर नहीं करेंगे और एक तबके के लोग अगर पिछड़े होंगे तो हिंदुस्तान सही मानों के अंदर तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सारे तबके के लोग जो हैं वो तरक्की करें, आगे बढ़ें। लेकिन हम उसको साबित नहीं कर पाते कि हम इस्लाम धर्म के, और इस बुनियाद पे आज दिन तक हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है और हमें मिसगाइड किया जाता है कि आपको धर्म के आधार पे आरक्षण मिला है। अब आरक्षण कोई गरीबी हटाओ का नारा है क्या? आरक्षण ये बराबरी का अधिकार देता है, आरक्षण ये बराबरी में ले जाकर बिठाता है। आज हमारी हालत इस देश के अंदर जिस तरीके की है कि हम हिंदू सोसाइटी में घर भी नहीं ले सकते, हम हिंदू मोहल्ले में जाके घर खरीद नहीं सकते। जिस तरीके से आज से पहले हमारे दलित भाइयों की हालत थी कि उनको तुच्छ माना जाता था, उनको दूर रखा जाता था, उसी तरीके से आज मुसलमानों की हालत इस देश में हो रही है कि हमें हर चीज़ से महरूम रखने की कोशिश की जा रही है और इस महरूमियत को ख़त्म करना है। हमें उनके बराबर जाकर बैठना है, इसलिए हमें आरक्षण की लड़ाई है। 2014 के अंदर जब हमने हाईकोर्ट में केस जीता और उसके बाद में फडणवीस की सरकार आई, जिस मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने नकार दिया, उनको आरक्षण के ठराव पास किया गया और मुसलमानों के आरक्षण का ठराव रद्द करने का प्रस्ताव रात में 11:30 बजे पास किया गया। क्योंकि हमारे अंदर जागृति ही नहीं आती। हमारी डिमांड क्या है, हमारे को मकसद क्या है आरक्षण मांगने का, इस चीज़ को हम समझा नहीं पा रहे और हमारे लीडर भी समझा नहीं पा रहे। जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर है, जो विधानसभा के पटल पे आवाज़ उठा सकते हैं, उस विधानसभा के अंदर उप मुख्यमंत्री जब कहता है कि धर्म के आधार पे हम आरक्षण नहीं देंगे, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत भी हम नहीं कर पाते कि अरे बाबा, धर्म हमारा क्यों बदली कर रहा है, हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हमें क्यों मुसलमान बनाता है। जब सारे कमीशन बोलते हैं, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बोलता है, सच्चर कमीशन बोलता है, महमूदुर रहमान साहब की कमेटी बोलती है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, फिर आखिर मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं मिलता। आज मराठा समाज का हम मुआयना करें तो आज 35% समाज है, आज वो अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। जबकि आज अगर हमने सर्वे की तो इस महाराष्ट्र के 65% संस्थाओं के ऊपर मराठों का राज है। शैक्षणिक संस्था 65% उनके पास है। बैंकिंग क्षेत्र के अंदर 65% स्थानिक स्वराज्य संस्था उनके पास है। इवन विधानसभा के अंदर उनके 60% आमदार चुन के आते हैं। अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 48 के अंदर
23 खासदार मराठा समाज के चुन के गए, एक मुसलमान नहीं गया। शर्म आती है जब हम हमारे आरक्षण की बात करते हैं और मेरा समाज एक सुस्त की तरह बैठा रहता है। आज जो पहल की गई, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले तो इस आरक्षण की लड़ाई को आगे ले जाने के वक्त जिस तरीके से हमारे मोहसिन भाई, कादर भाई, उबैद भाई और हमारे सभी साथी, खालिद साहब भी हमारे साथ में थे उस वक्त, जिस तरीके से हमने पूरे महाराष्ट्र का चप्पा चप्पा घूमकर लोगों के अंदर जन जागृति की थी। उस्मानाबाद के अंदर 4 लाख का मोर्चा निकला, लातूर के अंदर मोर्चा निकला, नांदेड़ में मोर्चा निकला और नागपुर के अंदर भी मोर्चा निकला। इतने बड़े बड़े मोर्चे हमने निकाले, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से सोडा वाटर की बाटली में गैस ऊपर चढ़ के आता है और उसके बाद में फिर फिश हो जाता है, उसी तरीके से हमारे जज्बात भी वहाँ पर खत्म। लेकिन जब कोई जागता है, जब कोई आंदोलन के लिए खड़ा होता है, उस वक्त में हमारे भी आंग में आने लगता है कि आप उसके आंग में आया, अब हमारे भी आंग में आना चाहिए। जब मराठे जागते हैं तो मुसलमान भी जागते हैं, जब ओबीसी जागते हैं तब मुसलमान भी जागते हैं। अभी जरांगे पाटिल लड़ रहे तो मुसलमानों के भी आंग में आ रहा है। अब मुसलमानों के आया तो कल तक अब्दुल सत्तार कुछ नहीं बोल रहे थे, अब अब्दुल सत्तार भी बोल रहे मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। हर पार्टी बोलती है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन जिस वक्त में सत्ता में बैठे थे, नवाब मलिक के ऑफिस के अंदर हमारा झगड़ा हो रहा था, कादर भाई हमारे साथ में थे, तो उसने ऑफिस में से बाहर कर दिया, अरे जाओ बाबा, मराठों को पहले आरक्षण मिलने दो, उसके बाद में तुम्हारे को आरक्षण मिलेगा। ये अल्पसंख्यक का मंत्री अगर हमसे ये बोलता है कि मराठों को आरक्षण मिलने के बाद में मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा, जबकि मराठों का आरक्षण हाईकोर्ट मना कर चुकी और मुसलमानों को आरक्षण दे चुकी। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री इतनी शर्मिंदगी हमें महसूस होती है कि हमारी आवाज उठाने वाला कौन है, आखिर हमारी आवाज कौन उठी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि फिर एक बार सिर्फ बॉम्बे में मीटिंग लेने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ बॉम्बे में मीटिंग, समाज ग्रामीण भाग में जिंदा है, समाज नासिक में है, समाज लातूर में है, समाज बुल्डाना में है, समाज गढ़चिरौली में है, समाज चंद्रपुर में है। हमको जगाना पड़ेगा जाके, क्योंकि हमारी कौम इतनी आसानी से जागती नहीं है। अभी क्या हुआ था आपको पता था, लोकसभा के अंदर हमें झटका लगा था और एक झटका लगने के बाद में हम खड़बड़ा के जाग गए थे। क्या मालूम हमारा अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है। हम तो जागे ही जागे, हमारे उलमा भी जाग गए थे, उनको भी जोश आ गया था कि अब हमारी भी खैर नहीं है, कहीं हम भी मस्जिदों से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। इस डर के मारे हमारे उलमा भी रास्ते पे उतरे थे और हमारे कार्यकर्ता भी रास्ते पे उतरे थे और मेरा समाज भी रास्ते पे उतरा था। जो आज दिन तक हिंदुस्तान ने नहीं देखा था, वो सीन हमने बता दिया कि सुबह 7 बजे भी हमारी घर की औरतें पोलिंग स्टेशन पे नंबर लगाकर वोट करने खड़ी थी। ये पहली बार था हमारा कि पहली बार हम उतर रहे थे इस मैदान में और पहली बार हमने इतिहास बनाया। इसी तरीके का इतिहास अगर बनाना है तो हम कोर्ट से जीता हुआ आरक्षण हासिल करने के लिए समाज के हर तबके तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ग्रामीण भाग में पहुंचने की कोशिश करेंगे। खाली बम्बई के अंदर बैठ के कुछ नहीं होने वाला। मेरे भाई लोगों से मेरी इतनी विनती है कि आप साथ में चलिए, हमारी पूरी टीम तैयार है, हमारी पूरी टीम आपके साथ में काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि बना बनाया हमारा जाल है पूरे महाराष्ट्र में। आज संगठन पूरा रेडी पड़ा हुआ है, लेकिन सोया हुआ है, उसको जगाना पड़ेगा। आप साथ दीजिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ में चलेंगे।
और इस आरक्षण की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। बोलने के लिए वक्त दिया इसलिए मैं ऑर्गेनाइज़र का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अजीज़ पठान साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जगाने की कोशिश की है, हमारी कौम सोई हुई है, जागने की ज़रूरत है, ये इनका मफहूम था इनका तकरीर का। अब मैं रागिब साहब से इस उन्वान पर बात करने के लिए कहूँगा कि मुसलमान क्यों हकदार है 5% रिजर्वेशन का, और अपनी बात संक्षेप में रखे तो बेहतर होगा। मराठी पत्रकार संघ आहे तर मराठीत बोललं तर चालेल का? मराठीतच बोलतो. माझं नाव रागीब अहमद, मायनॉरिटी राईट फेडरेशनचा मी कार्यकारी अध्यक्ष आहे. सगळ्यात प्रथम मुस्लिम वेलफेअर असोसिएशनचा मी आभारी आहे की त्यांनी हे कार्यक्रम ठेवला. आमचे एम ए खालिदभाई, सलीम सारंग साहेब आणि सगळे उपस्थित पत्रकार बांधवांनो आणि पूर्ण महाराष्ट्रात आलेले मुस्लिम आरक्षणाचे सक्रिय नेते आणि कार्यकर्ते. मुस्लिम आरक्षण हा विषय जेव्हा जेव्हा येतो तेव्हा बऱ्याच गोष्टी बोलल्या जातात. त्याची पार्श्वभूमी आपण समजून घेतली पाहिजे. 2005मध्ये सगळ्यात पहिले जस्टिस राजेंद्र सच्चर हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनवण्यात आली आणि RSS आणि भाजप मुसलमानांचं लांघुंचन केलं जातं असा जो एक आरोप लावत होते, त्यासाठी एक अभ्यास, एक समिती, कमिशन नव्हतं, समिती होती आणि त्यानं संपूर्ण भारतात 15 राज्यांचा दौरा करून भारतातला एक रिपोर्ट अहवाल सादर केला. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग त्यांच्या आदेशाने जस्टिस सच्चर रिपोर्ट 2005मध्ये आला आणि त्याच्यातली तथ्य सगळी सांगत बसत नाही, तर एवढं झालं की मुसलमानांचं आरक्षण, मुसलमानांची सरकारी नोकरीमधली भागीदारी 4% आहे. मुसलमानांवरची परिस्थिती ही दलितांत SC/ST समाजासारखी झालेली आहे. फारुख अन्सारी साहेब इथं बसलेले. सगळ्यात पहिला सच्चरचा कार्यक्रम खामगावमध्ये त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला आणि त्याचा अहवाल वरती चर्चा मुस्लिम समाजानं सुरू केली. 4% मुस्लिम समाज शिक्षणामध्ये आहे. न्याय व्यवस्थे में मुसलमान की भागीदारी चिंता का विषय है असं एका ओळीत मुसलमानांचं न्यायव्यवस्थेतल्या भागीदारीबद्दल त्यांचं अवलोकन झालं. मग त्यानंतर रंगनाथ मिश्रा कमिशन बनवण्यात आलं. खरं तर एखादं कमिशन जेव्हा बनवलं जातं ते टेबल होणं गरजेचं असतं, त्याच्यावर चर्चा करणं गरजेचं असतं. पण रंगनाथ मिश्रा कमिशन एवढ्या गुप्त अवस्थेमध्ये ठेवण्यात आलं की त्याची बनक भारतातल्या कुठल्याही मुसलमानाला काय कोणालाच झाली नाही आणि रंगनाथ मिश्रा कमिशन आहे हे सुद्धा आम्हाला अवगत होऊ दिलं गेलं नाही. एखाद्याचं महाराष्ट्र सदनमध्ये रोजा इफ्तार तोडला जातो, त्याची बातमी करणारे प्रसारमाध्यमं रंगनाथ मिश्रा कमिशनमध्ये काय आहे हे मात्र सांगायला सपशेल विसरतात. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या परिस्थितीबद्दल येतो. महमूदुर रहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली महमूदुर रहमान कमिटी बनवण्यात आली आणि महाराष्ट्रातल्या मुस्लिम समाजाचा अभ्यास, आकड्यानिशी त्यांची शैक्षणिक संस्थेतली भागीदारी, शिक्षणातले अंडर ग्रॅज्युएट मुलं किती आहेत, ग्रॅज्युएशनला किती आहेत, पोस्ट ग्रॅज्युएशनला किती आहेत, या सगळ्यांचे आकडे महमूदुर रहमान कमिटीनं दिले आणि हे सिद्ध केलं की मुस्लिम समाजसुद्धा महाराष्ट्रातला आरक्षणाला बांधील आहे. मग जे व्हायचं ते झालं. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. कुठलाही निर्णय झाला शासकीय लेवलला का ते कोर्टात चॅलेंज केलं जातं आणि मला तर असं वाटायला लागलं मागच्या 10 वर्षापासून की हा देश न्यायालय चालवतोय, सरकार चालवतच नाही. कारण सरकार काही निर्णय घेतं आणि न्यायालय त्याला करतं. मग ते न्यायालयात चॅलेंज झालं आणि माननीय मुंबई हायकोर्टानं मुसलमानांचं आरक्षण राहील असं जाहीर केलं. हे मी माझ्या म्हटलंय की सांगत नाही. मग हे आरक्षण कोणी दिलं होतं तर 4-5 वर्ष सत्ता उपभोगलेल्या आमच्या तत्कालीन सेक्युलर सरकारनं 4.5 वर्षात ते आरक्षण दिलं नव्हतं. पार्श्वभूमी समजून घ्या. आणि मग जाता जाता शेवटच्या अधिवेशनात मराठ्यांना आणि मुसलमानांना आरक्षण देऊन ते चालले गेले आणि ते अध्यादेश काढल्यानंतर 6 महिन्यात विधानसभेत ते पास व्हायला पाहिजे होतं असं नियम असताना शेवटच्या अधिवेशनात दिल्यामुळं त्याला लिगलाइज ते करू शकले नाही. जे व्हायचं तेच झालं आणि नेमकं त्यावेळेस कम्युनल सरकार अस्तित्वात आलं आणि ते असंही जर त्याला विधानसभेमध्ये पास झालं नसतं, वजुद्दीन भाई तो वो रिजेक्ट होने ही वाला था.
ते रिजेक्टच होणार होतं. पण आमच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना एवढी घाई पडली होती की आम्ही ते रद्द केलं म्हणून अध्यादेश काढून रद्द केलं. म्हणजे किती विष. आणि मग आमचं आरक्षण तिथं रद्द झालं. आता आमचे जे अझीमबाई आहेत, आमचे जे अजीज साहेब आहेत आणि आम्ही अनेक वर्ष हा मुस्लिम आरक्षणाचा लढा लढतो. आणि यांनी खरं सांगितलं, आमचे बोर्ड सर्टिफिकेट जेव्हा बनवले जातात तेव्हा आमच्या नावापुढे मुस्लिम धर्म लिहिलं जातं आणि मग म्हटलं जातं मुसलमानांना आरक्षण दिलं जात नाही. तुम्हाला सांगतो, सच्चरचे आकडे सांगतोय, ग्रॅज्युएशनमध्ये मुसलमानांची संख्या 100-4 आहे आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये 2 आहे. हे सत्य आहे. आता तिसरा विषय असा आहे की मुसलमानांना का आरक्षण पाहिजे. मला नेहमी एखाद्या सामाजिक कार्यक्रमाला बसलो, राजकीय कार्यक्रमाला बसलो की आमचे तत्कालीन सगळे नेते म्हणतात मुस्लिम समाजानं मेन स्ट्रीममध्ये आलं पाहिजे, मुसलमानानं मुख्य प्रवाहामध्ये आलं पाहिजे. अरे बाबा रे, मुसलमान अगर एजुकेशन में आना चाहता है, 100 में 5 गरीब बच्चे मुसलमानों के पढ़ना चाहते हो, वो अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता है तो किस मुख्य धारा में लाने की बात आप करते हो. उर्दू शाळा अनुदानित आम्ही काढू शकत नाही. तुम्ही मुसलमानांना शिक्षणाचं जे शाळा होतं ते अनुदान विरहित करून टाकलं. म्हणजे आम्ही शिक्षण घेऊ शकत नाही. आम्हाला शिक्षणाला, हायर एज्युकेशनला आज जर मिळत नाही. आता शेवटचा मुद्दा घेतो आणि थांबतो. मग आता आंदोलनाची परिस्थिती काय असते. एक मिनिट फक्त. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले का कुणबी म्हणून मुस्लिम असतील तर त्यांना सुद्धा आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे. आता धर्माच्या आधारावर आरक्षण मिळत नाही असं जेव्हा म्हटलं जातं तेव्हा 1949 मध्ये SC ST ला आरक्षण देत असताना, हे लक्षपूर्वक आहे का आमच्या पत्रकार बांधवांना सांगतो आणि अभ्यास करा तुम्ही, 1949 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने एक अध्यादेश निकाल कर ये कहा कि SC ST का आरक्षण सिर्फ हिंदू समाज को दिया जाएगा. हिंदू शब्द का प्रयोग किया. उसके बाद जब आंदोलन हुए तो 9 बुद्धों को उसमें शामिल किया. उसके बाद सिख समाज को शामिल किया. अगर ये धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था भारतीय संविधान में तो फिर कौन सा डिस्क्रिमिनेशन था. आप ये कैसे कह सकते हो प्रेसिडेंशियल अध्यादेश में कि सिर्फ हिंदू को SC ST का आरक्षण मिलेगा. बात को समझिए. मैं यहाँ भाषणबाजी, नारेबाजी करने नहीं आया हूँ. मैं आपको आरक्षण का इतिहास क्या है, हमारे साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर 1949 से आज तक भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेकिन SC ST के आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे पा रहा है. अब मैं आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूँ, इसको कैसे हल किया जाए. बहुत अच्छी बात की हमारे अजीज साहब ने कि उल्मा भी जाग गए थे, सामाजिक कार्यकर्ते भी जाग गए थे, सब जाग गए थे. तो हमने एक चमत्कार करके बताया अब करना क्या है. और बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा अजीज साहब ने जो एक बात आपको समझाई. आरक्षण कोई हमें नौकरी चाहिए, एजुकेशन में नहीं चाहिए. आरक्षण का मतलब है हमें बराबरी का दर्जा चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. सामाजिक न्याय की लड़ाई है. अब एक आखिरी बात बता के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ. कुछ लोग कहते हैं कि रागिब भाई संधि सबको समान है, आपको किसने पढ़ने मना किया. सबको समान संधि है कि नहीं है मुझे बताइए. अरे सबको समान संधि है क्या नहीं है, तो फिर ये आरक्षण तुमको क्यों चाहिए. मैं आपको उदाहरण देता हूँ छत्रपति शाहू महाराज का, जिनकी परसों जयंती हुई. छत्रपति शाहू महाराज के पास एक मुनीम था. उसने कहा महाराज आपके राज्य में सबको समान संधि है, आपके राज्य में सबको समान संधि, पर आप ये आरक्षण की बात क्यों करते हैं. शाहू महाराज ने कहा कि हम घोड़ों की रेस कल लगाते हैं. और उन्होंने घोड़े की रेस लगाई और एक ताज़ा मजबूत 3 घोड़े खड़ा किए और एक घोड़ा जो बहुत दिन से बीमार था, कमज़ोर था, भूखा था, उसको भी उस लाइन पे खड़ा किया और कहा कि ये रेस अब चलेगी. तो मुनीम कहा महाराज ये अन्याय है, ये घोड़ा इनके बराबर कैसे दौड़ेगा क्योंकि ये तो कमज़ोर है. तब मुनीम को समझाते हुए छत्रपति शाहू महाराज ने कहा था
कि यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये किसी को चारा देने की लड़ाई नहीं है, ये उसके स्वाभिमान की लड़ाई है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे सलीम साहब, एम खालिद साहब, अजीज़ भाई, इन्होंने एक पहल की है और सही कहा, इसको पूरे महाराष्ट्र में हमको लेके चलना पड़ेगा, हमारी आवाज़ को। और यहाँ ऐसे लोग हैं, हमारे लातूर से हाईवे मोहसिन साहब है, अजीम भाई है, जिन्होंने एक लंबा समय मुस्लिम आरक्षण को लेके दिया। लेकिन वही होता है, उठते हैं जोश के साथ, नारों के साथ, बोल तो उससे उठना पड़ेगा। जारंगे साहब भूखे बैठ रहे हैं, वो उनकी डिमांड क्या है, वो कुछ भी डिमांड करते, हमें किसी का विरोध नाही आहे। सरकारला कोणाला द्यायचं देवत, आम्हाला आमच्या हिश्श्याचं द्यावं, एवढी सरकारकडे विनंती आहे। आणि शेवटचं सांगून थांबतो, राज्य सरकार हे धर्म जातीच्या वर विचार करणार असलं पाहिजे। इक्बाल ऑफिसर साहब, मैं गुजारिश करता हूँ मन आ जाइए इकबाल भाई, अरे इकबाल भाई आइए आइए इकबाल। ये मेहुल गांव के मेयर साहब हैं, फिरोज खान साहब, आइए फिरोज खान, फिरोज मेमन साहब, इकबाल ऑफिसर साहब, इनको सभी जानते हैं। मेमन जमात फेडरेशन के हमारे मेमन जमात फेडरेशन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं। माहौर के मेयर साहब भी हमारे बीच है। हाँ बस आखरी बात मैं यहाँ कह के अपनी बात को विराम दे रहा हूँ की आमचं एकच साधं मागणं आहे की सरकारने कुठलाही जातीभेद, सरकारने कुठलाही जाती धर्मभेद न पाळता स्वतःचा राजकीय धर्म पाळावा, एवढीच आमची रास्त अपेक्षा आहे। आणि मुसलमानांना हायकोर्टानं दिलेलं 5% आरक्षण बहाल करावं, एवढीच या ठिकाणी आम्ही इथं मागणी करतो। धन्यवाद। रागिब साहब ने यहाँ हमारी बात रखी है और उन्होंने सारी चीज़ बताया। 1951 के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर था उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया। और अब हमारी बात ये है कि मुद्दे पर ही बात किया जाए। फिर सरफराज साहब आइए, इधर आ जाइए, सरफराज साहब आइए। तो मुद्दे पर ही बात किया जाए, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बात ज़रूर है कि इस बार हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में कुछ काम कर दिखाए, लेकिन उसमें मुतमईन होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 40% हमने काम किए, 60% करना अभी भी बाकी है। अभी मैं मोहसिन खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात करें, जो लातूर से आए हुए और इस मुद्दे से काफ़ी जुड़े हुए और कई उन्होंने आंदोलन किए हैं। मी मराठीतच बोलेन कारण अरे माफ करा, मी महाराष्ट्रातला मराठी मुसलमान आहे आणि विशेष म्हणजे ग्रामीणमधला। मुंबईसारखा काळा गोरागोंटा तर नाही, पण ग्रामीणमधला काळा सावळा बाहेरचा आहे। आणि मला वाटतं माझं म्हणणं आणि माझी जी काही आत्मीयता इथे मी मांडणार आहे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आणि हिंदीच्या लोकांना जर ते कळत नसेल मला नंतर घेऊन विचारू। हां शुक्रिया, माझी हिंदी आणि मराठी दोन्ही चांगली। फक्त विषय असा आहे की आजच्या या 5% आरक्षणासंदर्भातली एक प्रेस नोट आता रिलीज झाली, तीही मी वाचली। आम्ही तर म्हणत होतो की महाराष्ट्रातल्या मुसलमानांची ही 5% आरक्षणाची मागणी राजकीय नेत्यांची आणि त्यांच्या ज्या काही असतील त्यांची असू शकते, पण महाराष्ट्रातल्या मुसलमानांच्या आरक्षणाची मागणी सरसकट आहे। रंगनाथ मिश्र कमिशन, सच्चर कमिशन, डॉक्टर महमूदुर रहमान समिती ज्या पद्धतीने त्यांच्या कमिशनच्या आधारावरची जी मागणी आहे
ती समाजाची मागणी आहे. 5% भिकारचोट आरक्षणाची मागणी मुस्लिम समाजाची अजिबात नाही. एक मुद्दा बरोबर आहे. दुसरा मुद्दा असा आहे की एवढे कमिशन होऊन सुद्धा तुम्हाला आरक्षण मिळालं का नाही, त्याबद्दल अजित पठाण बोलले, राकीब बोलले, आणखीन बरेच काही चळवळीतले लोक बोलतात. आणि मी ह्याच्यासाठीच म्हणलो ते वर्णव्यवस्था इस्लाममध्ये नाही आहे. काळा गोरा बरोबर है क्या, सफरा छोटा बड़ा, ऐसा हमारा इस्लाम का निज़ाम नहीं है. लेकिन होता है मी लातूरच्या त्या कोपऱ्याला, अजित पठाण पश्चिम महाराष्ट्रातल्या त्या कोपऱ्याला, औरंगाबादचे मौलवी साहेब त्या कोपऱ्याला, नागपूरचा आमचा, वर्ध्याचा आमचा राखीब, पण मुंबईमध्ये सर्वात मोठी आमची नाळ जुडलेली आहे सारंग साहेब. माझं भांडण ह्या माणसांसोबत एकदा नाही हजारदा झालेलं आहे आणि ते मी 100% पूर्ण करणार आणि करतच राहणार. त्याची कारणच तशी आहेत. कारण रस्त्यावर आम्ही तिथं बसून महाराष्ट्रातली मोठमोठी मोर्चे आम्ही काढले. मुंबईत मुस्लिम आरक्षणासाठी कितपत मोर्चे निघाले ते आम्हाला माहित नाही. मुंबईला इथं सगळे मोठमोठे नेते असतात, तुम्ही मागे पुढे फिरताय, त्या नेत्यांच्या पुढे असताय, परंतु तिथे ज्या कळवळीने जे आंदोलन उभी केली जातात त्याबाबतचं गांभीर्य मुंबईकरांना असावं अशी माझी मागणी. राज्यभरात एकदा नाही, मला माहिती आहे तुम्हीच गवा क्या बोलते उसको सरफराज भाई, डॉक्टर महमूदुर रहमान समिती आल्यानंतर आम्ही शांत बसलो नाही. महाराष्ट्रातल्या आरक्षणाची ही लढाई राज्यव्यापी आम्ही त्या दिवशीपासून केली ज्या दिवशी डॉक्टर महमूदुर रहमाननी मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती गठीत करून ही राज्यव्यापी चालू. आणि त्याला आणणारे तुम्हीच होते सलीम भाई. आम्हाला डॉक्टर महमूदुर रहमान हे गोरे आहेत, काळे आहेत, नकटे आहेत, चपटे ते माहीत नव्हतं, पण मुंबईत बसणाऱ्या लोकांना हे सगळं माहिती असतं. म्हणून मुंबईकरांसोबतची आमची मागणी इथंच असते. अजितभाई तुम्ही बोलले की हे आंदोलनाचा टप्पा आम्ही मोठ्या स्वरूपात बसू, मुंबईला बसून हे काय करतात मला काही तुमच्याशी घेणं देणं नाही. स्पष्ट बोलायलो, आम्हाला इथल्या ज्या राजकीय पुढाऱ्यांना मुस्लिमांच्या आरक्षणासंदर्भात गांभीर्य असेल त्यांच्यासोबत आम्ही राज्यभरातले काळे सावळे नकटे चपटे माणसं आम्ही तुमच्यासोबत राहू. पण गोऱ्या गोंट्या मुंबईत बसणाऱ्या लोकांनी हा विचार करायचा की या समाजाचं जे देणं आहे ते घेऊन पुरेपूरची नाळ असते ना राजकीय पुढाऱ्यांची तुमच्या जुडलेली शासन प्रशासनाची, कारण ही कॅपिटल आहे म्हणून माझं रागित आहे, त्या लोकांनी पुढाकार घेऊन ही नाळ जुडवून द्यावी अशी आमची मागणी आहे. दुसरं असं आहे, राज्यव्यापी बरोबर आहे ना गुरुजी, कपडे फाटलेत, बुटं फाटलेत, मुंबईला चक्रा मारून मारून एक अधिवेशन घ्या म्हणून, बरोबर आहे का की बाई, सगळे भेटले, शाहरुख खान, सलमान खान अशीच माणसं भेटली, गॉगल घालून फिरणारी. आम्हाला वाटायचं की मुंबईत बसल्यानंतर हे चळवळ चालवता येते, बरोबर आहे तुम्ही बाई, एकदा नाही 10 वेळेस झालं. आम्ही हेच म्हणत होतो पोटतिडकीनं की तुम्ही मुंबईत अधिवेशन बोलवा, 2 दिवसाचं बोलवा, 3 दिवसाचं बोलवा, पण एकाही माईच्या लालने म्हणलं नहीं कि हम 2 दिन का अधिवेशन यहाँ पे लेते हैं, आप महाराष्ट्र जमा करो. महाराष्ट्र जमा करने की ताकत हम रखते हैं. आप लोग कितनी ताकत ये अधिवेशन को लगाते हैं ये तुम्हारी देखने की नहीं है, और इसकी तैयारी तुमने करनी. ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं. मुस्लिम आरक्षणाची चळवळ जर आजपासून आम्हाला सुरू करायची असली ना, आम्ही महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही ठिकाणी, आणि हे करणारच आहेत, या 15 दिवसात राज्यव्यापी सामाजिक चळवळीतल्या शिक्षण, आरक्षण, संरक्षण या विषयावर लढणाऱ्या प्रत्येक तालुक्यात, शहरात, जिल्ह्यात हे आंदोलन उभं करून राज्यव्यापी एक मोठं मंच तयारच आहे खादरबाई. पण तयार करायची गरज आता नाही, पण ही चळवळ मोठी करण्यासाठी एक राज्यव्यापी अधिवेशन आम्ही लवकरात लवकर कोकण पट्टा किंवा मराठवाड्यामध्ये घेणार आहे. त्याला तुमच्याकडून काय मदत मिळते स्पष्ट बोलायला, मी काला जाऊन गाडगेला पोहणार नाही, बरोबर आहे अजिमबाई. गोची इथंच होते ना, इथंच होते, कारण मी फाटक्या खिशाचा आहे आणि समाज त्याचा दानवतो नाही, समाज देत नाही. सर्व परीने तुम्ही मिळून करून जर हे केलं तर एक राज्यव्यापी अधिवेशन बोलून आपण मोठ्या स्वरूपातलं हे आंदोलन उभं करू शकतो. फक्त कागदाचे निवेदनाचे पत्रवळ्या देऊन हे शासन घाबरणार नाही, कारण कुणी बी उठल आले दगडवर करून तुमच्यावर आमच्यावर मुतायला लागले. त्याला जर प्रत्युत्तर तुम्हाला द्यायचं असेल तर संघटित व्हावं लागेल, तुम्हाला बोलावंच लागेल. आणि अजितभाई
जास्त नाही अध्यक्ष तुम्ही. या 15 दिवसानंतर तुम्हाला एक प्रस्ताव मी देणार आणि येणाऱ्या काळामध्ये राज्यव्यापी म्हणतो एक अधिवेशन बोलवणार आणि ही लढाई ही तीव्र करणार. धन्यवाद. खाली मोहसिन साहब ने बड़े जज्बाती अंदाज में ये कहा है कि हम लोगों को, बॉम्बे वालों को भी इस काम में उनके साथ देना चाहिए. बॉम्बे वाले तमाम लोग तैयार हैं इस मूवमेंट के साथ जुड़ने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए. आज बॉम्बे वालों ने ही इन तमाम लोगों को यहाँ मदऊ किया गया और ये बात ये है बॉम्बे वाले की वजह से ही ये बात अभी आगे चल रही है. अब आपसे बात करने के लिए हम मौलवी उस्मान शेख साहब से की गुजारिश करूँगा, लेकिन अपनी बात मुद्दे पर ही रखिए, मुद्दे पे ही बात कीजिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. सभी पत्रकार और स्टेट में बैठे हुए हमारे इकबाल ऑफिसर साहब और जानी मानी यहाँ की शख्सियत सरफराज आरजू साहब, सलीम सारंग साहब और मुझे बहुत सारे नाम नहीं मालूम है. मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ और 2010 से महाराष्ट्र के अंदर सरगर्म हूँ काम करने के लिए. और हमारे महाराष्ट्र के सुप्रीम बॉडी के चेयरमैन है नायब अंसारी साहब, जो औरंगाबाद से हमारे साहब का पेपर निकालते हैं हिंदुस्तान. और सारंग साहब को भी मैंने अभी नागपुर में देखा था जब आरक्षण का बहुत बड़ा मोर्चा आपने निकाला था, और मैं भी वहाँ पर वक्फ बोर्ड के इमदाद को लेकर धरना दे रहा हूँ. अभी साहब ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पे बोलो, यानी हमारा ज़्यादातर काम वक्फ इमदाद को बचाना है और हमने बहुत सारा काम किया है, वो आगे की बात है. अभी जितने भी मैंने तकरीर सुनी है उसमें मुझे एक बात समझ में ये आई है कि अभी जो इन्होंने कहा कि भाई हमें आरक्षण तो चाहिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में है, सारी बातें हैं, लेकिन उसके लिए हमें जद्दोजहद मराठवाड़े से और कोकण से, लातूर से एक आंदोलन हमें छेड़ना चाहिए. उसमें मुझे एक शेर याद आया, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगी, इस दौर में जीना है तो कोराम बचा दो, रोक सकता है हमें जिंदाने बदा क्या मजनू, हम तो आवाज़ दीवार से चल जाते. सारंग साहब ने, उमर खालिद साहब ने, यहाँ जो बैठे हुए हैं जिनकी ज़िंदगी के 10 साल चले गए, मैं उनसे यही कहूँगा, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र की भी ताकत बहुत मजबूत है. अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 36 जिलों के अंदर हमारी ताकत है. और हाँ, ऐसा कोई ताल्लुका नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है कि जहाँ पर सभी मस्तक की उलमा हमारे उलमा बोर्ड पे काम करते हैं. और आने वाले दिनों में मैं यहाँ के पत्रकार जो बैठे हैं, चाहे वो मराठी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो हिंदी से रखते हैं, चाहे इंग्लिश से रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेपर में जब न्यूज़ आती है तो आरक्षण के अंदर एक आदमी मोर्चा निकलता है तो न्यूज़ गायब हो जाती है. मैंने बहुत सारे पेपर पढ़े, उर्दू टाइम्स आता है, हमारे यहाँ इनकलाब आता है, सारी बातें आती है, और ये सारे पेपर जो है हर कौम के लिए काम करते हैं. और जानकर मैं ये बताऊंगा आपको कि मराठवाड़े की इतनी सी न्यूज़, उलमा बोर्ड की रहो या आरक्षण की रहो, तो हमारे हिंदुस्तान पेपर सरफराज आरजू साहब के पहले पन्ने पे पेश जाएंगी. अगर वो आरक्षण की बात है या कोई भी रही तो ये खास बात, हमारे पास मीडिया नहीं है, अगर हम मेल से कोई न्यूज़ डालते हैं तो न्यूज़ प्रिंटिंग में पड़ जाती है. मैं सभी पत्रकार बांधव मराठी आहे, हिंदी पेपरचे आहेत, त्यांना विनंती करतो की तुम्ही जर आरक्षणासाठी आमची मदत केली, जो मीडिया है या खड़ा हुआ, अरे भाई आप तो बड़े बड़े लोगों के मीडिया कवर करते हो, बड़ी बड़ी मीडिया बताते हो, अरे कभी कभी आरक्षण के लिए भी हम काम करें तो ये ताकत आगे जाएंगी. ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और मुस्लिम आरक्षण का जो भी साथी यहाँ बैठे हुए, सलीम सारंग साहब, उमर खालिद साहब, इसका समर्थन करता है. जहाँ भी आपका प्रोग्राम रहेगा आप ताकत के साथ काम करेंगे. इतना ही कह के मेरी बात खत्म करता हूँ. और जो इन्होंने एक बात कही कि वे मराठवाड़े से जो आंदोलन शुरू होंगे, लातूर से जो शुरू होंगे, तो मुंबई के अंदर इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा. और ये मत बोलिए आप, जरांगे पाटिल के
आंदोलन करने के बाद बात पे सामने बात आई है। ये हजारों की तादाद में जब बाहर निकले, अभी हमारे यहाँ से पैदल मोर्चा निकला था, जावेद कुरैशी ने हमारे यहाँ कम से कम 10,000 से 15,000 लोग पैदल निकल के औरंगाबाद से आए थे, सरफराज साहब, और उन्होंने यहाँ मोर्चा निकाला था। तो ये हमें हजारों के तादाद पे करना चाहिए। और सालिम सारंग साहब ने अभी बीच में ये सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाई है, और मैं उनको बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि वो जहाँ पर थे उन्होंने उनका ना डर करते हुए, उनकी ना बात को सुनते हुए अपने मुस्लिम समाज की बात को और एक ताकत के साथ रखा हूँ। और आगे चल के ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आपके साथ रहेगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि भाई हम जो भी काम करने के जा रहे हैं, अल्लाह इसमें कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे बीच जावेद ज़करिया साहब जो अकोला से आए हुए हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं, और फिरोज़ दोसानी साहब, मेमन साहब जो मेहर है वो भी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनके भी इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, इसी तरह का वाक़या एक बार केरल में जब मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात हुई थी तो वहाँ प्रोटेस्ट हुआ था। तो उस वक्त का चीफ मिनिस्टर था CH मोहम्मद कोया साहब। CH मोहम्मद कोया साहब ने कहा कि मेरे 2 बेटे, और मैं जरा मेरे बेटे को डॉक्टर के पास ले गया तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि आपके इस छोटे बेटे को आप 1 गिलास दूध और 1 अंडे की उसको हर दिन देना, क्योंकि इस छोटा वाला जो बेटा ये कमज़ोर है, इसके सेहत के लिए ये अंडा और दूध ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मेरा अपना बड़े बेटे से प्यार नहीं करता हूँ। रिजर्वेशन मुसलमानों का हक है, क्योंकि हमने अंग्रेज़ के दौर से, अंग्रेज़ हमारे दुश्मन बने हुए थे, उसके बाद जो हालात हुआ वो भी आप जानते हैं। तो पिछले 300 साल से इस मुल्क में मुसलमान को दबाया जा रहा है। हमें हर शोबे में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन हम अब ये कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने जो मान्यता दी है, जो 5% रिजर्वेशन, वो भी किसमें, एजुकेशन के अंदर। क्या हमको इस मुल्क में इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी तालीम हासिल कर सके और हमारे बच्चों को तालीम दें? इसीलिए इस मैदान में तमाम लोगों को, खासकर मेरे जर्नलिस्ट भाइयों से गुजारिश है, खासकर उर्दू वालों से, कि वो इसके लिए एक मुहिम चलाए और लोगों को इस तरफ रागिब करे कि कम से कम 1,00,000-2 लाख जमा होकर हम हुकूमत को इस बात को मनवाने के लिए मजबूर कर सके। अब आपके बीच में सैयद इसरार अहमद साहब नंदूरबाग से जो आए, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात रखें। स्टेज पर और पत्रकार बनी हमारे सामने, तो जैसा मैं सूरज को मोमबत्ती बताना ऐसा होगा, लेकिन आरक्षण के साथ साथ मैं और एक मुद्दा ऐड करना चाहूँगा। हमें आबादी के तनासुब के हिसाब से आर्थिक तरतूब कि ये बहुत ज़रूरी है। आबादी के हिसाब से, जैसे आदिवासी विकास विभाग का आबादी के हिसाब से तरतूब किए, वो उनके हिसाब से उनकी नियम वो बनाते हैं उसकी तरतूब करने का। आदिवासी विकास, वो जैसे उन्होंने कैसे, जैसे आदिवासी विकास के ना तरतूब किए, तो उन्होंने एजुकेशन पे बहुत खर्च किया आदिवासी विकास में, आश्रम शालाएँ वगैरह। तो ऐसे ग्रामीण भाग के, सातपुड़ा विभाग के जैसे इसमें रहने वाले वो IAS ऑफिसर, MPSC वगैरह के ऐसे बड़े बड़े पौधे पे पास हो रहे हैं। और एजुकेशन फील्ड में स्कूलों को सबसे भौतिक सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और आरक्षण के लिए गवर्नमेंट से जल्द से जल्द चाहे सके डिमांड करेंगे कि आरक्षण के साथ साथ आर्थिक तरतूब की भी किए जाए। और दो शब्द खादर खान उस्मानाबाद से जो आए हुए, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इस बात पर कुछ रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों,
बड़ी खुशी की बात है कि फिर एक बार पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहे हैं। मैं इसके लिए बॉम्बे से हमारे खालिद भाई, सलीम सारंग साहब, शबाना मैडम और बाकी जो भी इसमें मेहनत करें, मैं इनको ख़ास तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक से हम मराठवाड़ा लोग महाराष्ट्र लेवल पे कई दिनों से काम कर रहे हैं, जबकि आपको हमारा नाम मैं उस्मानाबाद से रहता हूँ, अब उसका नाम धाराशिव आया, लेकिन हम आज भी उसके केस लड़ रहे हैं। बम्बई हाई कोर्ट ने हमारा रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में पीर के दिन इंशाल्लाह वो दाखिल हो रहा है। उस्मानाबाद के अंदर जब आरक्षण की मुहिम हमने चालू की तो वहाँ पे इतने हमने खेड़े खेड़े से लेकर शहर तक इतने ब्रांचेस बनाए, तालुका लेवल पे बॉडी बनाए, वहाँ पे 4 मेड़ा हो गए, हर तालुका लेवल पे धरने आंदोलन, रास्ता रोको और एक मुस्लिम आरक्षण परिषद पूरे महाराष्ट्र लेवल की हमने उस्मानाबाद में लिए थे, जिसमें 11 आमदार और 1 खासदार साहब भी आए थे। जो नवाब मलिक का जिक्र करे, जिसने हमारे को उन्हीं के ऑफिस में हमारा झगड़ा हुआ था, बाद में हमने उनको उसी मुस्लिम आरक्षण परिषद का हमने उनको अध्यक्ष बनाया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, करने के अगर हमने ठानी है तो अल्लाह हमारी मदद करता है, जो कोशिश करता है अल्लाह उसी की मदद करता है। अगर हम मायूस होकर बैठेंगे तो हमारा कोई मददगार नहीं रहेगा। आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। हमारे पठान साहब हैं, जरा जज्बाती रहते हैं, बोलते हैं, उनका काम है। जहाँ भी एक पठान है, पठानों का गुस्सा रहता है, लेकिन सबको लेके चलना है। मोहसिन भाई फिर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, महाराष्ट्र लेवल पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। हमको अल्लाह मदद करेगा, हम कोशिश करना हमारा काम है। मैं थोड़ा इतना ही कह के मेरे को जाना है ज़रा अर्जेंट, मेरे दोस्त लोग रुके हुए हैं। मैं इतना ही कह के आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जो भी काम करेंगे उस्मानाबाद ज़िले लेवल का जो भी हमको डिसीजन देंगे, आपने इन्होंने बताया मोर्चा, हमारा सक्सेस इतना मोर्चा हुआ था उस्मानाबाद शहर का कि पूरे ज़िले के अंदर कर्फ्यू जैसी हालत थी। किसी भी तालुकार ग्रामीण के अंदर जो 10-20 हज़ार लोगों का शहर गांव रहता ना, वहाँ भी कर्फ्यू जैसी हालत थी, क्योंकि सबके सब सोना था, पूरा शहर बंद था। हमको भी ताज्जुब लग रहा था कि इतने पूरे सिर्फ टोपियाँ दिखते थे। रोजे की हालत में लोग आए थे, घरों में औरतें दुआएं करती थी। बड़ी हमने जज्बाती माहौल बना के उस मोर्चे को कामयाब किया। फिर एक बार आप लोगों के साथ हम काम करने के तैयार है। उस्मानाबाद ज़िला आपके साथ रहेगा। मोहसिन भाई अपन सब मिल के करते रहेंगे। किसी कोई भी कर रहा है, काम बहुत है। अभी और एक मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है ये आरक्षण हो गया, एजुकेशन मिलेगा नहीं मिलेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अब हमको और एक टर्न करना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। आप देखें, हम सब बड़े बड़े जिम्मेदार हैं महाराष्ट्र के। मेरे को कोई भी पता क्या मुसलमानों के पास कोई एक, जैसे ये चिप्स अभी हमको यहाँ के बम्बे वाले ने खिलाए, कोई मुसलमान नहीं बनाता। एक दस्ती कोई मुसलमान नहीं बनाता, कोई बनीन नहीं बनाता। छोटे 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 जितने किराना दुकान पे और स्टेशनरी दुकान पे हम जाके माल खरीदते हैं, पाकिटा खरीदते हैं, कभी अदरक का पेस्ट खरीदते हैं, नमक का पैकेट खरीदते हैं, हल्दी का पैकेट खरीदते हैं, मगर इसमें कोई मुसलमान नहीं बनाता। हमको उसमें भी टर्न होकर छोटे छोटे लघु उद्योग से हमको चालू करना पड़ेगा, और ये करते करते हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्री भी हो सकते हैं। तो इसमें भी हमारी लोगों की मेहनत होना चाहिए। इस ताल्लुक से मैंने उस्मानाबाद ज़िले में 5-6 मेड़ावे लिया, हर ग्रामीण में जाकर ये बात रखे हमने कि भाई बनियन कैसा बनाई जाती है, स्लीपर चप्पल कैसी बनाई जाती है, इसको कितना खर्च आता है और इसको कैसी मार्केटिंग करना चाहिए, इसमें भी हमको आना चाहिए। खालिद भाई थोड़ा टर्न होना, इसलिए मैं बोल के जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। एक बात यहाँ वाज़े हो चुका है कि हमें मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन या रिजर्वेशन के हकदार हम हैं और हमें मिलनी चाहिए। अब हमें इसे हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या तरीक़ेकार, क्या अमली काम करना चाहिए, उस ताल्लुक़ से तमाम लोग आगे बात करें। मैं मोहम्मद वजीउद्दीन टाइम्स ऑफ इंडिया से इस बात पर रोशनी डालने के लिए उन्हें बुला रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं तो लिखने के लिए आया था, इन्होंने बोलने के लिए मजबूर कर दिया।
और मेरी मजबूरी ये है कि रागी भाई की वजह से मैं मराठी नहीं बोल सकता। आज सुबह से सिर्फ और सिर्फ मराठी सुन रहा हूँ। आशा भोसले जी का प्रोग्राम था, मोहन भागवत साहब आए हुए थे, वहाँ हर कोई मराठी में बोला। 3 घंटा वहाँ बैठा और फिर यहाँ पर 3 घंटा हमको सुनना पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मीठी जुबान है मराठी। हो सकता है कि मैं बोल नहीं पाते, समझ पाता हूँ। देखिए, मुद्दे की बात करते बहुत सारी बातें हुई और जैसा कि कई भाइयों ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र से जमा किया जाए और एक बड़ा आंदोलन किया जाए, बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में जब तक आप जो है एजिटेशन का रास्ता और जब तक नहीं करेंगे, जो दिखेगा, जब मासेस दिखते हैं तो सरकार को नज़र आती है। तारंगे पाटिल का जो मामला है वो इसीलिए है कि वो दिखता है, विजिबल है। अगर वो अपने घर में चुपचाप बैठा रहता और कहता कि मैं अनशन पे हूँ तो मर जाता, कोई पूछने वाला नहीं होता उसका। अब उनको देर जाके लोग शरबत भी पिलाते हैं, उनका रोज़ा तुड़वाते भी हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये दिखाया जाए, विजिबिलिटी की जाए। जो बात मैं कहना चाहता हूँ ये कि मुझे ये महसूस होता है कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों पर किसी की नीयत पे शक नहीं करता हूँ, बड़े मुखलिस लोग हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, कुछ लोग इसकी क़यादत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद वो उस पूरे मूवमेंट को ख़त्म कर देते हैं। मुझे याद आता है कि चंद साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो मालेगांव से एक साहब ने जो है कहा कि लाखों का मोर्चा लेके आ रहे हैं और रोज़ खबर हो रही है, रोज़ खबर हो रही है। एक बड़े मुस्लिम ऑफिसर को उस वक्त कायम रखा गया, यहाँ के कमिश्नर ने कहा कि तुम ही संभालोगे और उसको साइन में ही रोक दिया गया। यानी शहर में दाखिल नहीं हो सकता है। मराठा जो है वो मंत्रालय में जा सकता है, मुसलमान जो है बाहर ही रह सकता है। खैर वहीं रह गया। उसके बाद उनको इनाम के तौर पर उनको एक MLA की सीट मिल गई, फिश। ये मामला है आपका। ये समझ में आ जाती है बात कि आपने एजुकेशन शुरू किया और मकसद क्या था, आपका अपना मकसद पूरा हो गया तो हम जाए बाहर में। ये नहीं होना चाहिए। आज से ये तहैया कर लीजिए कि हम अपने इस मूवमेंट को किसी के ज़ाती मफाद का प्लेटफॉर्म नहीं बनने देंगे, तभी कामयाब होगा। वरना आज़ाद कर लीजिए, क़यामत तक करते रहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें हुई और मैं क्योंकि लिखने का काम करूँगा तो ज़्यादातर बोलने का काम मैं कुछ पूछना चाहता हूँ जी 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 मोहम्मद वजीदुद्दीन साहब का कहना ऐसा था कि हम लोगों को कुर्बानी देने की ज़रूरत है। मैं उस तरह की एक बात आपको बताऊंगा। एक मुग़ल बादशाह था, वो बीमार हुआ। बीमार होने के बाद यहाँ के सारे वैद्य को बुलाया गया, हकीम को बुलाया गया, इलाज से ठीक नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि एक फ़रंगी है, उसे बुलाया जाए। इत्तफाक अल्लाह का करम ये हुआ कि उस फ़रंगी के आज से वो बादशाह सलामत सेहतमंद हुआ। उसके बाद बादशाह सलामत जाओ जलाल में आया, उसे अपने दरबार में बुलाया, उससे कहा बोलो आपको क्या चाहिए। कहा गया कि इसके जितनी वज़न है, वो बहुत मोटा आदमी था, उतना सोना खोल के दिया जाए। उसने कहा मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है। फिर उससे कहा कि आपको क्या चाहिए, अशरफिया चाहिए, अशरफिया दे दिया जाए। उसने कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए। फिर उसने कहा, वो डॉक्टर था, कोई ताजिर नहीं था। फिर उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए। फिर उसने कहा कि अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मेरे मुल्क को आपके मुल्क के साथ तिजारत करने दिया जाए और उसके लिए आप टैक्स ना लिया जाए। ये होती है कौम की गैरत, अमीयत इसे कहते। अपने मुफाद को तर्क करके अपने कौम के लिए रास्ता ढूंढना, उसी वही कौम आगे बढ़ती है। इसीलिए अंग्रेज़ यहाँ पर इतने साल हुकूमत कर सके। मेरे आगे में जावेद ज़करिया साहब अकोला से जो आए, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जावेद ज़करिया भाई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। यहाँ पर जो पत्रकार लोग बैठे हैं उनको मैं भी अपना एक परिचय दे दूँ कि मैं अकोला से हूँ और पत्रकारिता करता हूँ। स्टार न्यूज़ में मैं बहुत सारा काम किया, जिसकी एक सनसनी करके जो न्यूज़ आती थी उसमें बहुत सारे एपिसोड मैंने किए। यहाँ पर सलीम भाई सारंग और अध्यक्ष महोदय के बुलावे पे हम लोग यहाँ हाजिर हुए। हम विदर्भ से हैं और सिर्फ हमारी इतनी मांग है,
ख़ास तौर पे मेरे भाइयों से, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई और मुझे पता है कि जितनी बातें हुई है वो पत्रकारिता के किसी के कोई काम का विषय प्रिंट मीडिया के लिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिखने के लायक बचे। सिर्फ इतना ही है कि आपको हमारे लिए इतनी मदद करना है कि हमारा जो इशू है 5% का, जो कोर्ट ने कहा है कि इनको आप एजुकेशन के लिए दे सकते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, एजुकेशन में दे दीजिए। वो एजुकेशन का हम 5% लेके हम अपनी ज़िंदगी खुद बना लेंगे और अल्लाह ताला हमारे को उस पर कामयाब करेगा। शुक्रिया। अभी इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच सलीम सारंग साहब है, जो उन्होंने इस मूवमेंट के लिए एक इनिशिएटिव भी लिए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं वो अपनी बात को रखे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप सब पत्रकार भाइयों और बहनों का और यहाँ मेरे जितने डिग्नेटरी बैठे उन सबका स्वागत करता हूँ। हमने काफ़ी कम टाइम में, एक दिन के शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को बोला यहाँ आने। बारिश का मौसम है, हम लोगों को लग रहा था कि आप लोग आ पाओगे कि नहीं, आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये मुस्लिम आरक्षण की बात तो हम लोग काफ़ी सालों से कर रहे हैं। हमारे काफ़ी भाई है, जो मोहसिन भाई है, ये लोग काफ़ी सालों से ये आरक्षण की बात करते हुए आए हैं। अब इसमें आरक्षण में आप देखोगे तो हमारी वही बातें चलती आती है। 5% मुस्लिम आरक्षण है, कोर्ट ने दिया हुआ है, हाई कोर्ट ने माना है, कोई गवर्नमेंट ने उस पर अमल बजावनी नहीं की है। अभी ये बातें हर कोई जानता है और हर कोई ये बातें समझते हुए आया हुआ। इस बातों को मैं अभी अलग तरीके से लेके जाना चाहता हूँ। ये आंदोलन को जब भी हम बात कर रहे हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इस आरक्षण के फेवर में नहीं होती है, बाकी की पॉलिटिकल पार्टी बोलती है हम आपके फेवर में हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इस फेवर में नहीं होती है। लेकिन अभी कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि आंध्र प्रदेश में एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया जो अगेंस्ट में कर रही थी। 4% आरक्षण वहाँ दिया गया। तो मेरा बोलना महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये है, जब आंध्र प्रदेश में आप 4% दे सकते हो मुसलमानों को, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने क्या गलती की है? जब एक स्टेट में वही आरक्षण मिल सकता है तो महाराष्ट्र में भी मिलना चाहिए। हालांकि हमारा जो डिमांड है वो एजुकेशन पे डिमांड है, जो कि माननीय हाई कोर्ट को भी कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने उस पर मान्यता दी थी, कोई गवर्नमेंट ने उस पर अमल बजावनी नहीं की। अब हमारी मुसलमानों की तकलीफ ये है कि हम जब गवर्नमेंट में होते हैं तो ये 5% की मांगनी नहीं करते और अपोजिशन में बैठते तो हम मांग नहीं करते। तो ये हमारे पॉलिटिकल लीडर भी है, मुसलमान कोई नुमाइंदे भी हो गए। और ये जैसा कि मोहसिन भाई बोले, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, लातूर से आ रहा हूँ, मराठवाड़ा से आ रहा हूँ, और मुसलमान मुंबई के मुसलमान उसको आगे बढ़ाते नहीं है। तो मैं आप लोग सबसे ये वादा करता हूँ, आपके 1 कदम बढ़ेंगे, हमारे 2 कदम बढ़ेंगे मुसलमान। और ये मूवमेंट को हम ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार का मूवमेंट मैंने देखा, मुसलमानों ने 1 लाख मुसलमान नागपुर जाके पहुँचे थे। और कुछ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल काम नहीं लेता हूँ, 4 मुसलमान लीडर जाके वहाँ जाके मुख्यमंत्री से मिलकर मूवमेंट ख़त्म कर दिए। अभी जैसे आज आरक्षण की बात हम यहाँ करने बैठे, कल एक फ़ोटो मैंने देखा कि खड़े खड़े 2 लोग चीफ मिनिस्टर साहब को मुस्लिम 5% आरक्षण का निवेदन दे रहे हैं और वो खड़े खड़े ले रहे हैं। तो मुसलमानों की इतनी इज्जत नहीं है कि उनको बिठा के तुम उनकी डेलीगेशन को बिठा के निवेदन ले, वो खड़े खड़े ले रहे। और हमारे वो मुसलमान भी वो पूरे पेपरों में छाप रहे कि हमारा निवेदन की बात सुनो। तो हम इतने गिरे नहीं है कि हम खड़े रह के आपको निवेदन दें और हमारा स्वीकार है। हमारी डेलीगेशन को बुलाइए, और ये मोमेंटम जो हम खड़े करने जा रहे हैं वो किसी 1 या 2 आदमी के मिलने से ख़त्म नहीं होगा। मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ, ये मैं जाके मिलूँ या ये मिले, वो मोमेंटम ये ख़त्म नहीं होगा। ये मोमेंटम आज ये पत्रकार परिषद में जितने बैठे हैं वो सब हो गए, उनके सबके साथ में मोमेंटम ख़त्म होगा। और जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, ये गली गली में नहीं बनेगा, जैसा मुझे राकिब भाई ने, अजीज़ भाई ने, मोहसिन भाई ने कहा है कि ये ग्रामीण का तकलीफ है, और वाकई में ग्रामीण का है। मुसलमान आरक्षण हम किस लिए मांग रहे हैं? ये इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है हमारे, पहली बात तो हम कोई जाति और धर्म पे नहीं मांग रहे। इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो मुसलमान पीछे है इकोनॉमिकली, जिसकी आर्थिक परिस्थिति पीछे है, उनके लिए मांग रहे हैं। तो आप समझिए, ये हमको उलझाया जाता है, बार बार उलझाया ये जाता है कि आप धर्म के आधार पे मांग रहे हैं।
हम धर्म के आधार पे नहीं, हम इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के आधार पे मांग रहे। जो और सब मुसलमान को नहीं, आज मुझे नहीं चाहिए, हम में से किसी को नहीं चाहिए। हमारी ये लड़ाई जो हमारा मुसलमान पिछड़ा हुआ है उसके लिए मांग रहे हैं। तो ये हम सब, आप सबसे मेरा वादा है कि मोमेंटम ये ख़त्म नहीं होगा। अब एक कदम बढ़ाइए, हम 2 कदम बढ़ा देंगे। इसी बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं मोहतरम यासीन नगामी जो कि कॉरपोरेटर है अरमी यावतमान से। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका और शुक्रिया। अरबाज गनीवाला साहब जो कि हमारे बीच में आए हैं, हमारी दावत को कबूल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और मोहतरम फारूक इसानी साहब जो यहाँ पर मौजूद है, आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान अखबार के मालिक सरफराज आरजू साहब से कहूँगा कि इस पर रोशनी डालें। ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन का इशू है, ये कोई बहुत आसान हम लोगों के लिए मरहला नहीं है और हम लोगों को इस पूरी तहरीक में जोश से ज़्यादा होश से काम लेने की ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन मांगने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन न देने के लिए इसरार करने वाले उनसे ज़्यादा हैं। तो आप अक़लियत में वैसे भी हैं और ऐसे भी हैं, तो आप अक्सरियत का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? और जब सरकार, हम जो मुतालबा करते हैं उसी सरकार से ही तो कर रहे हैं ना। तो सरकार जब उस रजामंद नहीं है रिजर्वेशन देने के नाम पर और सरकार को जो है वो कुछ अबाहत महसूस होती है, तो फिर हम मुतालबा किससे कर रहे हैं और ये मुतालबा हम कब तक करेंगे? एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि मुझे तो इस मुस्लिम रिजर्वेशन के उन्वान पर भी जो है एक खामी नज़र आती है। वो खामी ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों के नाम पे रिजर्वेशन आप मांग रहे हैं और मुसलमानों के नाम पे रिजर्वेशन मिलने का जो है वो आइन में कहीं जवाज़ नहीं है। और जब आइन में जवाज़ नहीं है तो उसके बाद होता ये है कि हमारे यहाँ की मुख्तलिफ़ रियासतों ने पॉलिटिकल अपनी मजबूरियों के तहत या अपनी ज़रूरियात के तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया भी, तो वो रिजर्वेशन जो है वो अदालतों ने जो है उनको जो है ठुकरा दिया। महाराष्ट्र में हाई कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को माना है जिसमें आपने मुसलमानों के पसमानदा ज़ातों को आइडेंटिफाई करके उनसे कहा गया कि इन जमातों को जो है आप रिजर्वेशन दीजिए। आप सैयद, पठान, खान और इनके नाम पर आपको वो रिजर्वेशन भी नहीं मिला है आपको जिस हाई कोर्ट के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो वो जो है रिजर्वेशन जो है वो हुआ ये था कि मुसलमानों को महाराष्ट्र में ओबीसी का रिजर्वेशन तो पहले से मिल रहा था। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोगों को रास्ता कौन सा इख्तियार करना है। हम लोगों को देखिए, एक चीज़ तो तय है कि जब तक हमारे पास एम्पिरिकल डेटा नहीं होगा और जब तक हम लोग मुसलमानों की पसमानदगी को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है हम सरकार को और सरकार के अंदर बैठे हुए जो अफसरान हैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर सकते। तो ये एम्पेरिकल डेटा जो है ये कलेक्ट करना जो है ये बुनियादी ज़रूरत है। बैकवर्ड हो चुका है। महमूदुर रहमान कमेटी के पास कोई डेटा नहीं था जी। ये अभी इसी गवर्नमेंट ने और सिंधे गवर्नमेंट ने एक टाटा कंसल्टेंसी को अपॉइंट किया था राइट हालात पे करने के लिए। किया क्या उसने ये काम? नहीं, मैं बताने जा रहा हूँ। नहीं किया। नहीं, ये भी ऐसा है कि गवर्नमेंट ने उनको पैसा ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको करना नहीं था। तो मैं ये कह रहा था, मेरा इसमें मशवरा ये था कि मेरा मशवरा इसमें ये था कि वाई वेट फॉर द गवर्नमेंट। हम लोग खुद अपना सर्वे करके और अपनी बैकवर्डनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए एम्पेरिकल डेटा प्रोवाइड क्यों नहीं कर सकते? और जब हम ये प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास एक जवाब बनता है सरकार को मजबूर करने का कि हमने तो ये जो है एक सैंपल सर्वे किया है, आप इसको एक व्यापक सर्वे करके बताइए। और जब व्यापक सर्वे आप उसका करके दे सकते हैं तो फिर उसके बाद जो है आप रिजर्वेशन के लिए अपने लिए गुंजाइश निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि तहरीक जो है हम लोगों को जो है पूरे जिसको कहते हैं ना
ऑन ऑल द फोर्स होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम जो है मेमोरेंडम की हद तक या हम जो है सड़कों पर भीड़ जमा करने की हद तक या सेमिनार करने की हद तक जो है अपने आप को महदूद रखें। हम लोगों को जो कुछ लेगवर्क करने की भी ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि अगर जब तक हमने ये अपना होमवर्क नहीं पूरा किया उस वक्त तक हम लोगों का ये ख्वाब जो है सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। सरफराज साहब ने जो बात रखी यहाँ पर उस पर गौर करने वाली बात है, उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपने पैर पे खड़ा होने की ज़रूरत है। सब चीज़ गवर्नमेंट पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ काम हमें भी कर लेना चाहिए, अपना सर्वे आकलन अपने को करना ज़रूरी है। मैं अभी मेमन जमात के फेडरेशन के सदर और बासलाहियत शख्सियत जनाब इकबाल ऑफिसर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस मामले में अपने राय पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम सरंग साहब, एम.ए. खालिद साहब और रागिब साहब, मतीन साहब, सबाना मैडम और ये हमारे खास मेहमान आए हुए हैं ऑनरेबल मेयर फिरोज सानी साहब, तमाम पत्रकार। देखिए, एक बात बताऊं कि पिछले 1 साल से जरंगे कोई पहचानता नहीं, मगर उसने मजबूती के साथ ऐसा आगे बढ़ा। 50 किलो का एक आदमी, दुबला पतला, मगर उसने अपने मुद्दे को आगे बढ़ाया कि 5-5, 10-10 MLA उसको समझाने के लिए उसके घर पर पहुंचते हैं। ये ताकत है, और उसने अपनी ताकत बताई। बॉम्बे से हर तहरीक जो है, जितनी तहरीक चली है बॉम्बे से कामयाब हुई है। तो साथों साथ यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के खित्ते के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो साथ दे रहे हैं। बॉम्बे वाले अगर आगे बढ़ेंगे, साथ देंगे, वो ऐसे ऐसे धरखम लोग जो हैं, सलीम सारंग और एम.ए. खालिद और ये सब आगे बढ़े हैं, आगे आए हैं। तो इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है हमारी आगे बढ़ेगी और इसको मजबूती के साथ लोकशाही ढंग से इसको अपने को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के ये मसला हमारा हम सरकार के कान खोल सकते हैं। इसके लिए एकता और एकजुट की हमको ज़रूरत है, तो वो तहरीक चलानी पड़ेगी। आप देखिए राजस्थान में जो तहरीक चली थी गुज्जर की, चक्का जाम कर दिया था गुज्जर लोगों ने, ट्रेनें जाम कर दी थी। ये है ताकत। ये ताकत मुसलमानों के अंदर नहीं होती है, इसके लिए कि हम टांग खींचते हैं एक दूसरे के आगे। और एक बात बहुत अच्छी किसी ने बताया कि भाई किसी को कुछ ऑफ़र मिल गया तो वो फिर वो उस तहरीक से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए कि जिनका खुद का पेट भरा हुआ है और किसी को मफाद परस्ती की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, हमारी मेमन बरादरी को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सक्षम के इसको रिजर्वेशन वगैरह की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब पाँव पे खड़े हैं। मगर फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, हमारी मेमन बरादरी पूरी इस तहरीक के अंदर आपको पूरा हम साथ देंगे। शुक्रिया। ये होता है जज्बा जिसका इज़हार इकबाल ऑफिसर साहब ने किए यहाँ। अब आपके सामने मैं आतिफ दाफेदार साहब को बुलाऊंगा कि अपनी बात संक्षेप में 3 मिनट में रखें। पत्रकारों को भी सवाल सिर्फ एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। जैसे आमतौर से पूछा जाता है या कहा जाता है कि आरक्षण जो है ये मुसलमानों को मुसलमानों की बुनियाद पर या मज़हब की बुनियाद पर नहीं मिलता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया उसको इम्प्लीमेंट हुआ 1950 में, तो ठीक वो धर्म आधारित है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। उसके बाद में 1985 के अंदर सिखों ने तहरीक चलाई, सिखों को एससी में इंक्लूड किया गया। रामविलास पासवान ने वीपी सिंह की सरकार में उन्होंने 1990 के अंदर
इस एससी में बुद्धिस्ट को शामिल कर लिया, वरना जो दलित है महाराष्ट्र के जो बुद्धिस्ट थे उनको भी एससी का आरक्षण नहीं था, वो अपने आप को हिंदू महार के तौर पर लेते थे। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि भारत में रिजर्वेशन ये धर्म की बुनियाद पर नहीं है तो यह 100% गलत है, बल्कि पूरा रिजर्वेशन ही धर्म के आधार पर है। इसको समझिए आप, इसको समझिए आप, पूरा रिजर्वेशन ही धर्म के आधारित है। रहा सवाल ओबीसी का आरक्षण, तो महाराष्ट्र के अंदर कई मुसलमानों के अलग अलग कम्युनिटीज को ओबीसी का आरक्षण है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने उसके अलावा 5% का रिजर्वेशन एजुकेशन पर दिया है। मैं मानता हूं कि पिछली सरकारों ने भी नहीं दिया, इस सरकार से भी वैसे कोई खास उम्मीद नहीं है। तहरीक हमको ज़रूर चलानी चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस हाईकोर्ट के जरिए मंजूर की गई आरक्षण को अब हम भूल चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या इस वक्त हमको फौरन मिल सकता है? आरक्षण की तहरीक चलाते चलाते हमको महाराष्ट्र के अंदर मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को अगर ये सरकार 2-3 हज़ार करोड़ रुपया ऐलान करती है और उसका यूटिलाइजेशन भी करती है इमीडिएट, जैसे बार्टी है, मार्टी है, महाराष्ट्र के अंदर मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, उसको इमीडिएट ये सरकार दे सकती है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई और अलग से हमको तहरीक चलानी है। उसके लिए थोड़ी बहुत भागदौड़ भी करेंगे तो मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के जरिए हमको ज़रूर एक बड़ी रकम मिल सकती है, और उसके साथ यूटिलाइजेशन के साथ में ये भी बड़ा दिलासा होगा। रहा जैसे अभी चूँकि खुसूसियत के ऊपर हम लोग मुस्लिम आरक्षण के लिए, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुंबई से वैसे भी इकबाल मेमन साहब ने ज़रूर कहा और सलीम सारंग साहब भी जानते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि मुंबई में इवेंट बहुत होते हैं, कोई तहरीक नहीं होती, तहरीक चलाने वाले लोग बहुत कम हैं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी तहरीक चलाने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत मजबूत हैं, अच्छे लोग हैं, उम्मीद ज़ीरो नहीं है। सलीम सारंग साहब, आप पूरी ताकत के साथ, खुलूस के साथ आप आगे बढ़िए, अच्छे लोग ज़रूर हैं। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा, जब तक खुलूस के साथ इस आरक्षण की लड़ाई आप लड़ेंगे, हम आपके साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं। जहाँ ये बात ख़त्म होगी हम भी आपसे हट जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे बीच एक हमारे हसन सैयद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हसन सैयद, मैं अहमदनगर ज़िला राहुरी तालुके से आया हूँ, और यहाँ पे आज का जो कॉन्फ्रेंस है इसमें जो शरीक हुए बहुत ही बड़ी बड़ी हस्ती है, उनके सामने कुछ बोलना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन इतने दूर से आया था। लेकिन ये जब कॉन्फ्रेंस देखा, कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मुझे दो बात आपके सामने ऐसा रखना है, जब कोई हम अच्छा काम करते, जेव्हा एखाद्या वेळेस आपण एक चांगलं काम करतो, काम करत असताना आपल्याला मतांतर नको आहे, आपल्याला मनभेद नको आहे, आपल्याला मतभेद नको आहे, तर आपल्याला एखादा मुद्दा समोर घेऊन जर जायचं असेल समाजापर्यंत, तर आपल्याला संघटन होणं गरजेचं आहे, आणि संघटन हे खूप महत्त्वाचं असतो, आणि संघटनेमध्ये काम करणारा प्रत्येक कार्यकर्ता असा असला पाहिजे की त्याला इगो, अहंकार, मी काय आहे, अहम ब्रह्मास्मी असं न करता मी एक सर्वसामान्य समाजाचा कार्यकर्ता आहे, आणि समाजासाठी मला वेळ आली तर या मातीसाठी रक्त पडलं तरी चालेल, पण माझं जे साध्य आहे ते साध्य पूर्ण केल्याशिवाय मी मागं हटणार नाही, ही सगळ्यात महत्त्वाची बाब आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी उपस्थित असलेले, या सभामध्ये उपस्थित असलेले सर्व माझे हिंदू असेल, माझे मुस्लिम असेल, सर्व माझे भावंडा, मी मुस्लिम आहे, माझं नाव हसन सैयद आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान यांचे विचार महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर घेऊन जात असतो, आणि म्हणून आज या कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मला फक्त काही
दोन शब्द आपल्या समोर या ठिकाणी भाकीत करायचे होते किंवा सांगायचे होते की आपल्यामध्ये एकजूट आणि संघटन असणं खूप गरजेचं आहे. कोणत्याही पद्धतीचं मतपथांतर नको, तरच आपली ही मोमेंट पुढे जाऊ शकते. आदरणीय सलीमभाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली मला काल त्यांचा फोन आला, म्हणून मी आज या ठिकाणी आलो आणि आपण मला या ठिकाणी येऊन दोन शब्द आपल्यासमोर व्यक्त करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी आपले मनापासून खूप खूप आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. अभी हमारे बीच नांदेड़ से आए हुए फिरोज़ दोसानी साहब मेमन, उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो अपनी बात यहाँ रखें. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर हमें बुलाया गया. हमारे समाज के जो हमारे प्रमुख मार्गदर्शक है इकबाल भाई ऑफिसर, इनके फ़ोन पर हम आज 800 किलोमीटर दूरी पर मैं रहता हूँ. माहौर ये शहर में मैं दूसरी बार मेयर बना हूँ. पहले 5 साल भी मेयर था और अभी अल्लाह के करम से आप सबकी दुआ से सेकंड टाइम मेयर हूँ. और वहाँ की खासियत ये है कि माहौर शहर ये रेणुका माता का शहर है और वहाँ की मुस्लिम आबादी जो है वो अत्यल्प है. और 70 साल में वहाँ पर कभी भी मुस्लिम समाज को कोई नेतृत्व नहीं मिला था, लेकिन अल्लाह ताला के करम से और वहाँ के स्थानिक नेता हमारे मार्गदर्शक वहाँ के आमदार प्रदीप जी नाइक साहब के माध्यम से मुझे खिदमत करने का मौका मिला. यहाँ पर हर लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और मुद्दा आरक्षण का था. आरक्षण को लगने वाली चीज़ें मुझसे बेहतर सभी लोगों ने बताई जिसने इस एजेंडे में काम किया है. मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि आज जहाँ पर भी जो चीज़ें होती है इसमें कहीं ना कहीं हम जिन लोगों को रहनुमाई करने देते हैं कौम की, वही हमें कमज़ोर करते हैं. क्या आज विधान परिषद रहो, स्वीकृत सदस्य रहो, सरकार ये एक ऑप्शन रखता है और मुस्लिम समाज के नाम पर वहाँ पर विधान परिषद पे स्वीकृत सदस्य को लिया जाता है म्यूनसिपालिटी. क्या वो स्वीकृत सदस्य भूल जाता है कि जो कौम के नाम पे तुम्हें पद मिला वो कौम के लिए तुम्हें कुछ देना है? वो आमदार भूल जाता है कि वो उसके काम पर नहीं, वो एक समाज से बिलोंग करता है, इसलिए विधान परिषद दिया जाता है. और वो विधान परिषद का फायदा समाज के लिए क्या करता है? सब लोग अगर इसी तरह अपनी मफाद को करेंगे तो कौम का हाल क्या होगा? जो कौम अपने साथ खड़ी है, जो कौम में अपन पैदा किए, उसको अपने को कुछ देना है, ये सब चीज़ें अपन भूल जा रहे हैं. इसलिए ये हालत है. आज सादा अपन अगर एक एग्जांपल लिए, मिट्टी को अगर आपने एक साथ जमा किया तो ईंट बन जाती है और ईंट को आप एक साथ जमा किए तो दीवार बन जाती है और दीवार एक साथ लग गई तो घर बन जाता है. बेजुबान चीज़ें जो है, ये जो निर्जीव चीज़ें हैं, ये एक साथ हो सकती है. तो हम और आप क्यों एक साथ नहीं हो सकते कौम के लिए? और हमारा और आपका एक ही चीज़ है कि मुस्लिम समाज जो पिछड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है शैक्षणिक में, जो तो हमारे बच्चे आज परेशान हैं, इनके लिए हमने रास्त मांगनी रखी है, जिसने हाई कोर्ट ने भी हमें मंजूर किया है. 5 सियासती पार्टी बोलती है कि हमें आरक्षण देना है, लेकिन एक सियासती पार्टी बोलती है कि हमें आरक्षण देना नहीं है. तो फिर ये 5 सियासती पार्टी उनके साथ रहती क्यों? जिस समाज पे जिन लोगों को बैर है, उन लोगों से अपन भी एक राब्ता कायम करना चाहिए. और अपन अपने साथ जो है अल्पसंख्यक में भी जो नेता हमारे आरक्षण की, हमारे हक की बात करेगा, वही नेता हमारा रहेगा. इस प्रकार की भूमिका हम सब लोगों ने मिलनी चाहिए. इतना बोलूँगा. फिर एक बार एकजुट अपन कौम अगर करे तो अपनी जो ताकत है, आज अपने महाराष्ट्र में अपन 17 से 20 तक के लोग हैं, यानी सियासत को पलटने की ताकत मुस्लिम कौम में है, अल्पसंख्यक समाज में. अपन बिखरे हैं सिर्फ अलग अलग इसका फ़ायदा ये सियासती पार्टी ले रही है. आरक्षण मंजूर किया, मेरी नज़र से अपन यहाँ पर जितने भी सियासती लोग हैं, इनका एक बड़ा मोर्चा है, एक बड़ा शिष्टमंडल, सब कुछ तो हुआ है. हमारी मंजूर दो, हमें को रास्ते पर आना नहीं है. आंदोलन महाराष्ट्र को अगर किसी ने सिखाया है शांति से आंदोलन करना, तो मुस्लिम समाज ने सिखाया.
आप पहला देखो और अपने जो लाखों के आरक्षण के लिए मोर्चे निकले उसमें देखो, अपने मोर्चे में किसी को तकलीफ नहीं हो। फिर दूसरे समाज का, मुस्लिम समाज ने या अल्पसंख्यक समाज ने कभी विरोध नहीं किया। मराठा आरक्षण के लिए हमारे मुस्लिम भाई उनके खिदमत में थे। तो हमें किसी का हक मारना नहीं है, हमारा जो हक है वो हमें दो, यही मैं बात करूंगा और अपने 2 अल्फाज खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। फिरोज भाई का कहना है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो लोग हमारे हक हमें देंगे, जो हमारे डिमांड को मानेंगे, वही हमारे वोट के हकदार भी होंगे। तो अभी मैं हमारे बारामती से आए सोहेल साहब से गुजारिश करूंगा 2 मिनट में अपनी बात को रखें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों जी, मेरा नाम सोहेल शेख, मैं बारामती से आया हूँ। आई बिलोंग टू बारामती। मैं महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटनीस हूँ और सलीम भाई और मैं साथ में काम करते हैं। और बहुत दिनों से मैं सलीम भाई को और उनकी टीम को फॉलो कर रहा था। जिस तरह एक आंदोलन की शुरुआत, अभी मुझे बोलने की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने सब कुछ बोला है। पर हालांकि मैं सलीम भाई को जब से फॉलो करने लगा, इस चीज़ में मैं आगे बढ़ता कि हम लोग ने बारामती में भी कई तरह के ये मीटिंग्स लिए मुस्लिम जमात के, और अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग ज़िले से हमको बारामती में अच्छा रिस्पांस मिला। तो मैं सलीम भाई से सिर्फ यही और उनके टीम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम आज अपन ने चालू किया है, तो इंशाल्लाह हमको ये आरक्षण मिल जाएगा जो भी है। तो हम सबकी जो भी बातें रहती है मुस्लिम समाज में ही नहीं, हर एक समाज में हम देखेंगे तो एक नेता या कोई एक पदाधिकारी है, हर एक के कुछ ना कुछ मतभेद रहते हैं। तो हर भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से मेरी ये दरख्वास्त है कि सब लोग एक साथ आके ये आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल जाएगा हमको। इंशाल्लाह सब लोग दुआ करें हमको ये आरक्षण लागू हो जाए और इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। पर मैं एक आखिरी बात कहूँगा कि आप सब लोग जो आज इधर है वो मेरे साथ ये आरक्षण मिलने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा, बाद भी सलीम भाई आप एक मीटिंग रखें। कॉइन रहता है, कॉइन सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, एक टेल और हेड। तो जिस तरह मुस्लिम में जैसे ऐसा नहीं है कि सब लोग ही गरीब है या तो फिर सब लोग दारिद्र्य रेशा के खाली है। तो इसके बाद हमारे बारामती में जो मीटिंग हुआ उसमें यह तय हुआ है कि ये आरक्षण जैसे हमको मिलता है कि वो सच में गोर गरीब जो मुस्लिम जनता है उनको मिलता है 5% या इसका फ़ायदा कुछ बड़े लोग भी लेते हैं, इस पर भी हम लोग गौर करने वाले हैं। तो ये हमारी सोच है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का पूरा साथ है सलीम भाई के साथ। इतनी बातें करके मैं आरिफ साहब जो गोंडी से आए उनसे गुजारिश है कि वो बात। नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा में भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। इतनी बातों के बाद अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम सब पूरी इत्तेहाद के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ सलीम सारंग साहब के साथ खड़े हो जाएं ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो। अस्सलाम। अभी मैं इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक मेंबर मतीन खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बात रखे 2 या 3 मिनट के अंदर। उसके बाद में शबाना मैडम से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात रखे, उसके बाद फिर प्रेस के लिए छोड़ दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे कोण बोलते देत नाही मुस्लिम भाई कितने सिवाय रात नहीं। भाइयों आप लोग यहाँ जमा हुए बहुत खुलूस के साथ, इतनी बारिश में और इतने सब मुश्किलात से यहाँ पहुँचे हैं हमारे दोस्त अहबाब। जो जंग हम शुरू रखे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, उसको हम कोई भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। एक बात जो मोहसिन भाई ने कहा हम उससे वाकिफ़ है, हम उनके साथ खड़े हैं। सरफराज भाई ने जो टिप दी है हम उसके, बाकी सारे लोगों ने अपनी अपनी बहुत अहम बातें रखी है। मुझे सिर्फ एक ही बात से अपनी बात की कहना है कि मोमेंट जो होता है वो कुर्बानी से होता है।
कोई घर बैठ के एसी में बैठ के कहीं पर भी नहीं। मूवमेंट चलेगा और चलते रहेगा। सरकारें आएगी जाएगी और कोई एक सरकार ये नहीं सोचे या कोई एक पार्टी ये नहीं सोचे कि मुसलमान उसके वोट के हकदार है, बस उसी को वोट देंगे। आते हैं, लाते हैं, ले जाते भी है। अभी आपने हिंदुस्तान के अंदर देख लिया कि हम चाहते हैं कि मुसलमान चाहता है वैसी ही हवा चलती है, आपने देख लिया। तो मेरे लोगों से यही कहना है कि मूवमेंट चलता है, चलेगा और चलते रहेगा। थैंक यू, साथ दीजिएगा। जहीद खान साहब। ये मुस्लिम रिजर्वेशन के ज़रिए रखे गए इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेहमान, तमाम प्रेस के लोग, मैं सबको वेलकम करता हूँ। देखिए, ये रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, ये हम लोगों ने देखा है कि तमाम सरकारों ने एक लॉलीपॉप समझ रखा है। माइनॉरिटी जो है ना, माइनॉरिटी मुसलमानों को जो 5% रिजर्वेशन दिया गया था, उसमें नौकरियों के बुनियाद पर नहीं, तालीमी बुनियाद पर ये 5% रिजर्वेशन दिया गया। कांग्रेस ने दिया, फिर बीजेपी सरकार आई, उसने 10% महाराष्ट्र को और 5% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को दिया था वो रद्द कर दिया। हालांकि मुसलमानों के ताल्लुक से कोर्ट ने ये कहा था कि हम ये रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन किसी ने भी दिया नहीं। अच्छा, ये अब ये इलेक्शन का आखिरी वक्त है, इसमें हम लोग मेहनत करेंगे, लेकिन हमारी मेहनत मतलब उन सियासी लोगों के लिए हिस्सा ना बने, उनको मदद पहुंचाने के लिए। आप अगर देना चाहते हो तो ईमानदारी से 5% जो रिजर्वेशन है वो दीजिए, तालीम में दीजिए और अच्छे तरीके से दीजिए। अभी इसकी कंक्लूड करेगी शबाना 2 मिनट में। बस 2 मिनट मैं चाहती हूँ आप सभी का कि जिस तरीके से आज ये बात रखी गई और जिस तरीके से एक हंगामा शुरू हो चुका है मुसलमानों में, और अभी आपने लोकसभा चुनाव में ये बहुत अच्छे से देखा है कि जो मुस्लिम्स हैं वो आज सेंसिबल और कंस्ट्रक्टिव मुस्लिम बनकर निकला है। वोटिंग भी उन्होंने इंडिया अलायंस को ये करके दिखाया है कि अगर वक्त पड़ेगा तो हम एक होकर वोट करेंगे। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ मुसलमानों से कि वो नेता जो सिर्फ आपका वोट पाने के लिए आपको बिरयानी की दावत दे या इफ्तारी की दावत दे या मज़ारों में जाए या टोपी पहने, मुसलमान उससे खुश नहीं होगा। मुसलमान अगर खुश होगा तो वो सिर्फ एक बात पर होगा, जब उसके डेवलपमेंट की बात की जाए। और इस वक्त महाराष्ट्र के 60% मुसलमान जो कि BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, हम उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, उनके लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं एजुकेशन में। उसके बाद भी दूसरी मांगे हमारी आएगी, लेकिन पहला हमारा मकसद है रिजर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसके लिए पुरजोर तरीके से हमें सारे NGOs जो है यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी का सपोर्ट चाहिए। जब आप सपोर्ट करेंगे तो ही हम जो है वो बड़े पैमाने पर इसे अमली जामा पहना पाएंगे। तो क्या मैं समझती हूँ कि यहाँ पर जितने भी हमारे लोग आए, क्या आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं? अगर है तो अपना हाथ उठाकर हमें अपना सपोर्ट बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, यही हम जानना चाहते हैं और ये मूवमेंट की तरह ही हम इसे नाफिज करेंगे। अब हम अपने मीडिया टीम की तरफ बढ़ते हैं। आपके जो भी सवाल है आराम से